हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल चाल। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग एक नई थोड़ी सी बात करेंगे। जो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में लगभग बातें कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ी बहुत बातें बची हुई पोलराइजेशन पे आज इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हम लोगों ने बाकी सब कुछ रिवीजन कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग स्पेशली पोलराइजेशन को रख रहे हैं क्योंकि देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छा खासा वेटेज कवर करता है वेव ऑप्टिक्स में आपका पोलराइजेशन। ठीक है, तो इसी पे आज बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग पोलराइजेशन की ब्रूस्टर्स लॉ से। पोलराइजेशन, ठीक है ना। पोलराइजेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, बेसिकली पोलराइजेशन क्या था, बहुत ज्यादा शायद आपको समझाने की जरूरत नहीं है। पोलराइजेशन एक इस तरह का कॉन्सेप्ट था जो हमारा ट्रांसवर्स वेव्स में लागू होता है ना। इस ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपका काम नहीं करता है। पोलराइजेशन इस तरह का फॉर्मूला होता है, सॉरी फिनोमिना होता है, जहां पर हमारा कुछ लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो ब्लॉक हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा। उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पोलराइजर बोलते हैं, पोलराइड बोलते हैं। ठीक है ना। अलग अलग तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, लाइक हाफ वेव प्लेट, फुल वेव प्लेट, एक निकोल प्रिज्म। इन सब का क्या यूज होता है, धीरे धीरे हम लोग आज थोड़ा सा इन सबको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तहत हम लोग रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ब्रूस्टर्स लॉ से। यहाँ भी क्वेश्चंस बनने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है। कुछ इस तरह से होता है कि tan IP इज इक्वल टू n, यानी ये एक इस तरह का एंगल होता है जहां पर मान लो हमारे पास इस तरह से लाइट गिर रही थी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लाइट गिरी। ठीक है, तो कुछ भाग रिफ्लेक्ट होता है, पूरी तरह से बनाते हैं इसको। कुछ भाग आपका ये रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एंगल आईपी के लिए हमारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ये प्लेन पोलराइज्ड होती है, और ये हमारी पार्शियली पोलराइज होती है ना। ये हमारी पार्शियली पोलराइज होती है और ये हमारी अनपोलराइज लाइट होती है। तो इस पर्टिकुलर एंगल को हम लोग ब्रूस्टर्स एंगल बोलते हैं और ये हमारा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का। ये हमारे होता है ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक, अपने को समझ आएगा, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस ही बनते हैं, तो आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, कुछ बोल रहा है क्या? कहीं से आवाज आ रही थी? नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है। तो आई होप यहां तक की बात क्लियर है। ठीक है, पक्का। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब इसमें आगे क्या बातें होती है? आगे हम इसमें दो तरह के क्रिस्टल्स की बात करते हैं। क्रिस्टल किस तरह के होते हैं हमारे पास? डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। डबल रिफ्रैक्टिंग, पहले बात कर लेते हैं डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल क्या होता है। डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल एक इस तरह का क्रिस्टल होता है जिसपे जब हम अनपोलराइज्ड लाइट डालते हैं तो वो उस अनपोलराइज्ड लाइट को दो भागों में तोड़ देता है। क्या कर देता है? दो भागों में तोड़ देता है। वो दो भाग दो किरणों की, यानी दो रेस के फॉर्म में चलते हैं और उन दोनों रेस को ओ रे और ई रे बोलते हैं। मान लो इस तरह का हमारे पास कुछ क्रिस्टल था, है ना, इस तरह से मान लो था। तो एक जो क्रिस्टल होता है वो हमारा मान लो इस तरह से कुछ गया है ना, दो रेज में टूट जाता है। एक होती है हमारे पास ओ रे, इसको हम ऑर्डिनरी रे बोलते हैं, और एक होती है हमारे पास ई रे, जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बोलते हैं। याद है? तो ओ रे क्या होती है? जो फॉलो करती है स्नेल्स लॉ, फॉलोज, मतलब ये नियम कायदे कानून सब मान के चलती है, फॉलोज स्नेल्स लॉ। ठीक, और ये जो होती है ये हमारी नालायक होती है। क्या होती है? नालायक होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये रूल्स को फॉलो नहीं करती है, स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का। ठीक, ये बात अपने को समझ आ गई। अच्छा भाई, ठीक भाई। अब डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से हम लोग कुछ तरह के जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं, वो इक्विपमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? वेव प्लेट्स। क्या चीज? वेव प्लेट्स। पहले एक थोड़ी सी बात और कर देते हैं। यहाँ पे डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में हम लोग इसको दो तरह के क्रिस्टल्स में बांट देते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव क्रिस्टल और एक हमारे पास नेगेटिव क्रिस्टल। हम लोग क्या करते हैं, इस डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में एक एक्सिस डिफाइन होती है। मान लो इस तरह का हमारे पास क्रिस्टल था, डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, तो इसमें एक ये मान लो इस तरह की एक्सिस होती है जिसके अलोंग हमारा जो क्रिस्टल, ये एक बिल्कुल नेचुरल, ये नहीं होता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, ये नेचुरल होता है। ठीक है ना, इसमें एक हमारी एक्सिस होती है। ये एक्सिस के अलोंग देखो, ओ रे और ई रे दो तरह की रे थी, यानी इसकी वेलोसिटी कुछ अलग हो सकती है, इसकी वेलोसिटी कुछ अलग हो सकती है, क्योंकि दोनों जो है उनका नेचर अलग अलग है। एक फॉलो कर रही है स्नेल्स लॉ, एक फॉलो नहीं कर रही है। तो मान लो ये जो है ये वी ओ वेलोसिटी से चल रही है और ये जो है वी ई वेलोसिटी से चल रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, तो
अलोंग ऑप्टिक एक्सिस दोनों वेलोसिटीज हमेशा सेम होती है। इसको मान लो हम लोगों ने ऑप्टिक एक्सिस बोला, और ऑप्टिक एक्सिस की क्या खासियत होती है, इसके अलोंग VO इज इक्वल टू VE होता है। बात क्लियर है यहां तक? ऑप्टिक एक्सिस बात समझ आएगी? ऑप्टिक एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसके अलोंग ओ रे और ई रे दोनों की वेलोसिटी सेम होती है। पक्का? यहां तक बात क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्रिस्टल क्या था। पॉजिटिव क्रिस्टल वो क्रिस्टल था जिसमें, देखो मान लो इस तरह से था, ठीक है, मान लो ये हमारे पास क्रिस्टल था, इस तरह से था, ठीक है, और ये हमने बना दी इसकी ऑप्टिक एक्सिस, इस तरह से मान लो, इस तरह ये ऑप्टिक एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है, और रे मान लो हमने इस तरह से गिराई। सो सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। एक्चुअली जो क्या इसका माइक्रोफोन है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ये जो डिवाइस कनेक्टेड है, जो फ़ोन इसमें कनेक्टेड है वो OnePlus का है, तो इसमें जो एक्सटर्नल माइक्रोफोन है सपोर्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें 3.5 mm जैक नहीं होता है। चलो छोड़ो, ये कहाँ की बातें करने लगी। तो मैं कुछ बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि एक्चुअली जो डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होते हैं दो तरह के होते हैं आपके पास, पॉजिटिव और निगेटिव क्रिस्टल। अच्छा भाई, ठीक भाई, तो मैं ये बोल रहा था कि हम लोग इसमें एक ऑप्टिक एक्सिस डिफाइन करते हैं जिसके अलोंग जो होता है हमारे पास जो वेलोसिटीज होती हैं वो सेम होती है, ठीक। तो मान लो हमारे पास कोई एक डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है, हमें इसके हमें ऑप्टिक एक्सिस पता है, तो हम एक बात ये जानेंगे, ध्यान से देखो, समझो कि इसमें VO जो होता है, VO हर डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे हर डायरेक्शन में सेम होती है, इस तरह से मान लो। तो इसको अगर हम इनक्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जो होगा और जो उधर दूसरी तरफ होगा वो दोनों तरफ हमेशा सेम होता है। लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ ई रे है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, इसके लिए होता क्या एक्चुअली कि जो डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होता है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में जो हम डिफाइन करते हैं, वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये वेरिएबल होता है फॉर द ई रे। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑप्टिक एक्सिस होती है इसके अलोंग तो वेलोसिटी सेम होती है, लेकिन बाकी डायरेक्शंस में ये वैरी करता है। तो किस तरह से वैरी करता है, अगर पॉजिटिव क्रिस्टल है तो जो ओ रे होगा अदर देन द ऑप्टिक एक्सिस, जो ओ रे होगा दैट विल बी ग्रेटर देन ई रे, तो यानी इसके अलोंग तो सेम ही होगी, यानी यहां पर भी जो ई रे की वेलोसिटी होगी और यहां पर जो ई रे की वेलोसिटी होगी वो इसके बराबर होगी। लेकिन इधर ये ओ रे की थी तो ई रे की थोड़ी सी कम पर होगी, यानी ये जो होगा इस तरह से बनता है, हमारे पास इलिप्स बनता है ना, यानी इस तरह से होता है हमारे पास। लेकिन ये हमारे किसके लिए, पॉजिटिव क्रिस्टल, ये हमारा कौन सा क्रिस्टल है, पॉजिटिव, यानी इसमें क्या होता है, ये हमारे पास हो गया इतनी दूरी VE और ये जो पूरी होती है ये हमारी VO, तो इसमें जो होता है VO इज ग्रेटर देन VE। लेकिन जो निगेटिव क्रिस्टल होता है, निगेटिव क्रिस्टल के केस में क्या होता है हमारे पास, निगेटिव क्रिस्टल के केस में क्या होता है कि ये अगर ऑप्टिक एक्सिस थी, ये हम लोगों ने ऑप्टिक एक्सिस डिफाइन कर दी, तो ऑप्टिक एक्सिस के इस देखो ओ रे की बात करें तो ओ रे तो बिल्कुल सिंपल ऐसे ही बना दो, ठीक है, ओ रे तो बिल्कुल सर्कल बन जाएगी क्योंकि हर तरफ उसकी वेलोसिटी सेम होती है, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी नहीं करता। लेकिन ई रे के लिए एक्चुअली क्या होता है कि अब जो है VE जो होगा वो VO से बड़ा होगा, यानी इस यहां पर तो सेम होगा लेकिन जो अदर देन ऑप्टिक एक्सिस वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे ज्यादा होगी यानी यहीं जैसे हम आगे बढ़े तुरंत ज्यादा हो गई, यहां आते आते मैक्सिमम हो जाती है, फिर से घटने लगी, फिर से यहां आके हमारी ओ रे के बराबर होती है, फिर यहां से फिर हमारी फिर बड़ी फिर मैक्सिमम होगी, फिर इस तरह से हो जाती है। यानी ये हमारा VO था और ये बड़ा वाला आपकी बार क्या है, VE। तो इस तरह का फिगर बनता है हमारे पास निगेटिव क्रिस्टल के लिए, निगेटिव क्रिस्टल, और ये हमारा पॉजिटिव क्रिस्टल में VO इज ग्रेटर देन VE और निगेटिव क्रिस्टल में VE इज ग्रेटर देन VO। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो यहां तक हम लोगों ने ये बात करी डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल क्या होता है, किस तरह से ओ रे और पॉजिटिव और निगेटिव में बांटते हैं, क्या होती है ऑप्टिक एक्सिस, क्या होती है ओ रे ई रे, ठीक है, ओ रे हमारी फॉलोज स्नेल्स लॉ, ई रे हमारी नालायक होती है, ठीक है। इसके बाद पॉजिटिव क्रिस्टल में VO इज ग्रेटर देन VE और निगेटिव क्रिस्टल में हमारा जो VO है वो कम होता है VE से। ध्यान रखना, कभी कभी आपसे फिगर फॉर्म में अगर पूछ दिया जाए तो ध्यान रखना कि अगर जो पॉजिटिव क्रिस्टल है उसके लिए इलिप्स जो होगा वो सर्कल के अंदर होगा, लेकिन जो निगेटिव क्रिस्टल है उसके लिए सर्कल जो होगा वो इलिप्स के अंदर है। देखा कोई सर्कल जो है इलिप्स के अंदर है, इसमें क्या है, इलिप्स जो है वो सर्कल के अंदर है। थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखना। और इसको याद कैसे रखेंगे कि हमारे पास किसमें ग्रेटर था किसमें लेस था। ध्यान रखो,
ऑर्डिनरी रे बड़ी होगी। और देखो ऑर्डिनरी रे अच्छी वाली मान लो, ऐसे समझो कि ऑर्डिनरी है वो फॉलो कर रही है यानी ये अच्छी वाली है। याद रखने की ट्रिक, ऑर्डिनरी रे ऑर्डिनरी रे ऑर्डिनरी रे कहाँ गई, ये थी फॉलोज ने उसका मतलब ये अच्छी वाली है, ये अच्छी वाली है। और हमारी जो ई रे थी वो तो मैंने पहले बता दी नालायक है। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव वही होगा जिसमें अच्छा वाला बड़ा होगा। तो पॉजिटिव क्रिस्टल वो है जिसमें अच्छा वाला बड़ा है। ध्यान रखने की ट्रिक, अच्छा वाला ओ है तो वो बड़ा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव। इसमें क्या है, ये निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, नालायक वाला आगे होगा। क्या याद रखने की ट्रिक बढ़िया है? अगर बढ़िया लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है? बात क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी लिख देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। चलो ये बातें बीच में नहीं बोलनी चाहिए, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप लोग खुद कर लेते हो। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में कोई दिक्कत? अब इस डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से एक डिवाइस बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड निकोल प्रिज्म। दैट इज कॉल्ड निकोल प्रिज्म। वो किस तरह से बनाया जाता है? वो जनरली क्वार्ट्ज का, हम देखो इसमें अलग अलग एग्जांपल होते हैं। इसके एग्जांपल एक मान लो हमारे पास क्वार्ट्ज होता है ना, ये डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होता है। कैल्साइट होता है ना, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं इनके लिए अलग होते हैं। तो हम लोग जनरली निकोल जो होता है वो क्वार्ट्ज से बना लेते हैं, ठीक है? तो क्या होता है इसमें एक्चुअली कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम टाइप का होता है। इसकी मेथड तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस तरह समझ लो इस तरह का होता है और इसको इस तरह से कट करते हैं कुछ एक एंगल पे। वो शायद 102 एंगल नहीं कुछ ऐसा ही होता है, मुझे याद नहीं एक्चुअली, ये शायद 102 होता है, ठीक है? और इसको काट के यहाँ पर एक सीमेंट लगाते हैं। ऐसे समझो इसको ऐसे काटा, ठीक है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे। ये आप ऐसे समझो कि एक डब्बे से समझ सकते हो ना, ये 2D में नहीं 3D में। और उसको एक डायगनली काटते हैं इस तरह से और फिर उस पर लगाते हैं कनाडा बासम। एक तरह की सीमेंट होती है, क्या होती है? कनाडा बासम। इसमें एल जो होता है वो साइलेंट होता है, बालसम नहीं पड़ता है इसको, बासम, ठीक है? कनाडा बासम की एक सीमेंट होती है, इस सीमेंट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। वो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इस तरह से होता है कि जो कनाडा बासम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ई रे के लिए जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे तो बड़ा होता है, लेकिन ओ रे के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे छोटा होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। और फिर क्या करते हैं हम इस पे वही लाइट डालते हैं तो वो ओ रे और ई रे में बढ़ जाती है। तो जो ई रे होती है यहाँ पर वो हमारी सीधी निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करती। लेकिन ओ रे जो होती है हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें सिंपल ओ रे और ई रे को अलग अलग डायरेक्टली समझ सकते हैं कि उधर ओ रे जा रही है, इधर ई रे, सॉरी इधर ई रे जा रही, उल्टा बोल गया, उधर ई जा रही है, इधर ओ आ रही है, ठीक है? ये हमारी ओ है, ये हमारी ई है, ठीक है? तो इस तरह से हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। वो हमारी जो होती है वो प्लेन पोलराइज्ड, आई एम सो सॉरी, ये जो कभी कभी जीभ ऐसी फिसलती है कि कुछ भी निकलता है, ठीक है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या निकोल प्रिज्म समझ आ गया? एक्चुअली क्या हमें बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं समझ में होती है। मैं इसके क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से, आपको इन तीनों की वैल्यू दे दी जा सकती है, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं हमारे पास, हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस की फोकस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझने का प्रयास कर रहे हैं, रिवाइज करने का प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं ना। क्वेश्चंस तो कर सकते हैं आराम से, ठीक है? चलो पहले इसको उतार लो, फिर करते हैं आगे। अगली जो बात करते हैं दैट इज ऑफ रिटार्डेशन प्लेट्स। रिटार्डेशन प्लेट्स, ठीक है? रिटार्डेशन प्लेट्स का एक्चुअली में काम क्या होता है कि ये पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस क्रिएट करती है हमारे पास। मान लो दो परपेंडिकुलर वेव्स हैं, ठीक है, या सॉरी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना? एक इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, एक इस तरह से, एक इस तरह से, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्रिएट कर देती है, ठीक है? मान लो इस तरह से जा रही थी, ठीक है, इस तरह से थी कुछ, ठीक है, इस तरह से गई और हमने किसी एक प्लेट से गुजारा, तो इसमें ये वाली और ये वाली इनमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। मान लो कुछ इस तरह से हो सकता है, ये वाली इस तरह की थी और ये वाली हो सकता है कुछ इस तरह से हो गई हो, है ना? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इस तरह का एक फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस हमारा क्रिएट हो सकता है, मतलब कुछ आगे पीछे हो गई, है ना? इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो इस एक्चुअल में होता क्या है, दो तरह से हम प्लेट्स बनाते हैं, ठीक है? एक होती है हमारे पास हाफ वेव प्लेट और एक होती है हमारे पास क्वार्टर वेव प्लेट, फुल नहीं, क्वार्टर वेव प्लेट। हाफ वेव प्लेट क्या करती है, लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस क्रिएट करती है, पाथ डिफरेंस क्रिएट करती है। और ये क्या होती है हमारे पास, लैम्डा बाई 4 का पाथ डिफरेंस क्रिएट करती है। क्या मेरी बात क्लियर है? लैम्डा बाई 4 का मतलब क्या हो गया, लैम्डा बाई 4 का मतलब क्या हो गया आपका पाई बाई 2,
है ना, इतना फेज डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। और लैम्डा बाई 2 का मतलब क्या होगा, पाई, पाई का फेज डिफरेंस, और इसमें पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस में बोले तो लैम्डा बाई 4 का पाथ डिफरेंस, इसमें लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये होता है, एक्चुअल में क्या होता है, बात ध्यान समझना मेरी, कि जब भी हम किसी अनपोलराइज लाइट को, किसी एक लैम्डा बाई 4 प्लेट से, यानी सॉरी लैम्डा बाई 2 प्लेट से, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, हाफ वेव प्लेट से गुजारते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास, ये प्लेन पोलराइज लाइट बन के आती है। क्या बन के आती है, प्लेन पोलराइज लाइट, या लीनियरली पोलराइज लाइट को भी बोल सकते हो। लीनियरली पोलराइज लाइट कैसे हो गया ये, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करती क्या है, जैसे यूपीएल इस पे गिरी, तो लैम्डा बाई 2 पर जब गिरी तो एक्चुअल में क्या करता है, ये सारे बाकी सारे कंपोनेंट्स नहीं आने देता है। ये क्या करता है कि इनके उन कंपोनेंट्स को ज्यादातर जाने का प्रयास करने देता है कि जो कि उसकी एक्सेस के अलोंग होते हैं। ठीक है ना, ये अपनी एक्सेस के अलोंग लाने का प्रयास करता है और उनमें फेज डिफरेंस क्रिएट करता है। बात समझ आ रही है? तो जाहिर सी बात है, जब आप इसको ऐसे समझो, ऐसे था, तो जब आप इसको पाई खिसका दोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, सिर्फ अंतर कितना आ जाएगा कि जो ये वाला, भाई ऐसे समझो कि इस तरह से था, ठीक है, इस तरह से लाइट जा रही थी, तो जाहिर सी बात है जब इसको तुम आगे खिसकाओगे तो जो, ध्यान समझना, ये ऊपर था, आगे वाला के नीचे होगा, तो जाहिर सी बात है जैसे ही आगे खिसकाओगे तो नीचे वाले के सामने आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना? तो इस तरह से केवल इसमें इतना अंतर हो जाता है। लेकिन जब हम लैम्डा बाई 4 प्लेट से, यानी क्वार्टर वेव प्लेट से गुजारते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम अनपोलराइज लाइट को क्वार्टर वेव प्लेट से गुजारते हैं, तो इधर से सर्कुलरली पोलराइज लाइट निकलती है। सर्कुलरली पोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, कि इसमें जैसे ही आप, ये मान लो ये इस तरह की लाइट थी, ठीक है, तो जब उधर निकलेगी तो लैम्डा बाई 4 खिसकेगी, यानी इतनी खिसकेगी। ध्यान समझना, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि 3D में एक्चुअल व्यू उसका दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। इस तरह से हो जाती है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये इस तरह से होता है ना, और इसमें इस तरह से। तो जब आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा कि पहले इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह, इसका रिजल्टेंट लगातार वैरी करता रहेगा। तो आप सामने से अगर देखोगे तो आपको लगेगा सर्कुलरली ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ देखो, इसका छोटा होगा, फिर ये थोड़ा सा वो बड़ा, फिर इस तरह से, तो ये रिजल्टेंट लगातार इधर की तरफ मुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो खाली है, यहाँ पर तो खाली है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो इधर की तरफ मुड़ता रहेगा, तो ये लगातार घूमता। कुल मिला के समझ लो कि सर्कुलरली पोलराइज लाइट उधर से निकलती है। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा भाई, तो ये होता है हमारे पास सर्कुलरली पोलराइज लाइट की बात। अच्छा ठीक है, लैम्डा बाई 4 पर अगर आप लीनियरली पोलराइज लाइट गिराओ तब क्या होगा, तब भी आपकी ये सर्कुलरली पोलराइज लाइट ही निकालेगा। दूसरा, अगर हम लैम्डा बाई 4 पर सर्कुलरली पोलराइज लाइट डालते हैं तो हमारा क्या होगा, इधर से लीनियरली पोलराइज लाइट निकला है, क्योंकि जितना इधर पहले शिफ्ट था उस शिफ्ट को ये खत्म कर देगा कि भाई आधा अगर खिसका हुआ था तो उस आधे को आधा और खिसका देगा, तो पूरा ही खिसक जाएगा, तो लीनियरली एल बना है, ठीक है, तो लीनियरली पोलराइज लाइट बन जाएगी। क्या है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये केसेस आप याद रखेंगे कि यूपीएल गिर रही तो सीपीएल निकलेगी, एलपीएल निकल रही तो सीपीएल निकलेगी, सीपीएल गिर रही तो एलपीएल निकल आएगी। इस तरह से लैम्डा बाई 2 पर जब यूपीएल गिरा रहे हैं तो एलपीएल निकल रही है, ठीक है। मान लो हम लोगों ने एलपीएल निकाल ली, तो एलपीएल जब हम इस पे गिराते हैं तो एक्चुअल में क्या करता है, ये उस एलपीएल की, यानी जो लीनियरली पोलराइज लाइट है, इसके एक्सेस को रोटेट कर देता है, इसको रोटेट कर देता है अपनी एक्सेस के अलाउंग, यानी जिधर इसकी एक्सेस होती है, मान लो लाइट इस तरह से जा रही थी, इस तरह से, ठीक है, और जो लैम्डा बाई 2 प्लेट थी वो इस तरह से रखी हुई थी, समझ रहे ध्यान से, तो ये इसकी एक्सेस को भी इधर की तरफ घुमा देगा, ठीक है, रोटेट्स अलोंग इट्स एक्सेस। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक। और अगर सीपीएल गिर रही है, इस पे अगर सीपीएल गिर रही है तो क्या करेगा ये, तो ये तुरंत सीपीएल निकलने देगा, लेकिन उसकी जो हैंडनेस है, यानी अगर अभी सर्कुलरली पोलराइज इधर की तरफ घूम रही थी तो वो उल्टा कर देगा। क्यों जानते हो? इसको आधा ही खिसका देता है पूरा, तो पूरा शिफ्ट हो जाता है उतना। तो इधर क्या निकलेगी हमारे पास, सीपीएल निकलेगी, लेकिन इसकी हैंडनेस चेंज कर देगा, ये हैंडनेस चेंज हो जाती है। इन चीजों को आप नोट करके रखोगे बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत हेल्प करते हैं आपके क्वेश्चंस में। आप क्वेश्चंस करोगे खुद समझ आ जाएगा, ठीक है, किस तरह से हेल्प करता है, तो इसको उतार लो आप। एक चीज याद रखना कि इलिप्टिकल पोलराइज लाइट क्या होती है। इलिप्टिकल पोलराइज लाइट तब निकलती है, इस सीपीएल इलिप्टिकल का ही एक स्पेशल केस है। अगर ये और ये आपस में बराबर है तो सीपीएल बनेगा, और ये आपस में बराबर नहीं है तो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट बनेगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक तरफ ज्यादा होता है, एक तरफ कम होता है। तो मान लो ये अगर बड़ा हो, ये छोटा हो, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं ज्यादा इधर उधर आएगा, ठीक है, तो हमारे इलिप्टिकल पोलराइज लाइट बन जाती है वहां पर।
क्या बात क्लियर है? अब उतार लो उसको। नेक्स्ट चीज आप इसमें क्या याद रखेंगे, दैट इज मेलस लॉ। क्या चीज? मेलस लॉ। मेलस लॉ क्या होता है कि हमारे पास एक अगर पोलराइजर है, कुछ एक पोलराइजर है, इस पोलराइजर पे एक इंटेंसिटी आई नॉट गिर रही है, तो जो पोलराइजर के बाद निकलती है दैट इज आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई, आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये फाई क्या है, फाई वो एंगल है जो इसके प्लेन और पोलराइजर की एक्सेस के बीच में बनता है। मतलब अगर ये अनपोलराइज लाइट है तो पोलराइजर जाहिर सी बात है सिर्फ इसको प्लेन पोलराइज ही करेगा। मतलब ऐसा मान के चल सकते हैं कि अनपोलराइज लाइट को हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल, ठीक है, इस तरह से दो कंपोनेंट मान के चलते हैं। तो अगर पोलराइजर सीधा सीधा रखा हुआ है, उसकी एक्सेस ऐसी है, तो वो इसको तो निकल जाने देगा लेकिन इसको ब्लॉक कर देगा, यानी वो पूरी आधी इंटेंसिटी को ब्लॉक कर देगा अगर वो यूपीएल डालना है उस पर। इधर से कितनी निकलेगी? आई नॉट बाई 2, ठीक है। मान लो हमने इस पर प्लेन पोलराइज लाइट डाली, पीपीएल डाली, और इसकी जो एक्सेस थी वो कुछ इस तरह से थी कि वो इस तरह से थी, ठीक है, वो 45 डिग्री के कोण पर थी, 45 डिग्री के कोण पर थी। तो जब इधर मान लो आई नॉट डाली, इधर हमें मिलेगी क्या? आई नॉट कॉस स्क्वायर 45, आई नॉट कॉस स्क्वायर 45, या 45 क्या है भाई, इसका ये इस तरह से था मान लो, तो इधर क्या मिलेगा हमको? आई नॉट कॉस स्क्वायर 45। बात करें एक किसी भी क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया था कि हमारे पास एक पोलराइजर रखा हुआ है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एक पोलराइजर रखा हुआ है, इस पर हमने अनपोलराइज लाइट डाली, ठीक है, एक और पोलराइजर रखा हुआ है, उसकी एक्सेस जो है इसके परपेंडिकुलर है, इसकी एक्सेस इधर की तरफ थी और इसकी एक्सेस इधर की तरफ है, तो परपेंडिकुलर है। तो हम इसमें क्या करते हैं, चाहे तो कुछ इस तरह से था कि बीच में हम इसमें क्या रखें, क्या रखें कि हमारा जो है भाई अब देखो ध्यान से, अगर इधर आई डालना है, ठीक है, आई नॉट डालना है, इधर क्या निकलेगा? आई नॉट बाई टू, तो उसका प्लेन जो होगा वो तो ऐसा होगा ना, वो तो ऐसा होगा ना, क्योंकि इसकी एक्सेस इस तरफ थी तो प्लेन ऐसा जाएगा हमारा, लेकिन वो रखा हुआ ऐसा, तो वो इसको तो पास होने नहीं देगा, इसका मतलब वो पूरी ब्लॉक कर देगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे कितनी आएगी? 0। यहाँ पर कितनी आएगी? 0। तो आपसे कुछ बोला गया था कि बीच में हम क्या रखें कि हमारा इधर इंटेंसिटी हमको 0 ना मिले, तो जाहिर सी बात है हमें क्या रखना है, कुछ इस तरह का जो उस प्लेन पोलराइज लाइट को थोड़ा सा घुमा दे। तो उसमें पोलराइजर ऑप्शन नहीं था, पोलराइजर अगर होता तो हम पोलराइजर भी लगा सकते हैं, ऐसा पोलराइजर जो कि 45 डिग्री के कोण पर रखा हो, तो जाहिर सी बात है वो उसको इस तरह से कर देगा, तो हमारी उधर से इंटेंसिटी कुछ मिल जाएगी। तो वहां पर ऑप्शन में था एक हमारा लैम्डा बाई 2 प्लेट। याद करो मैंने बताया था लैम्डा बाई 2 प्लेट क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को अपनी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर देता है। तो वहां पर लैम्डा बाई 2 प्लेट रोड्स को रोटेट करेगा, फिर इसके बाद वो यहाँ पर अब इससे भाई अब जब हल्का सा घूम गया तो अब इस 90 पर नहीं बचा, वो अब 45 डिग्री के एंगल में बचा है, और 45 डिग्री के एंगल में बचा है, इसका सीधा मेलस लॉ लगाएंगे और हमें उधर से आंसर मिल जाता है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपसे, आप डील कर सकते हैं इनको, ठीक है। अगली बात हम लोग क्या करते हैं, अगली बात मेरे ख्याल से कुछ अब बची नहीं करने लायक इसमें, लिसासिस फिगर। हाँ, वो एक और अच्छी चीज है जहां पर क्या होता है, मान लो हमारे पास ये ओ रे है, ये ई रे है ना, ये इस तरह से हमारे आ रही थी, और हम क्या करते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट होता है, मान लो ओ रे और ई रे के बीच में जो फेज डिफरेंस है, दैट इज डेल्टा। तो इसका इक्वेशन क्या बनता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी कॉस डेल्टा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा, ठीक है ना। शायद ये आपका इक्वेशन बनता है, लेट मी चेक दैट इट इज करेक्ट और नॉट। दिस इज करेक्ट। तो अब होता क्या एक्चुअल में, यहाँ डेल्टा की वैल्यूज पर ये इक्वेशन डिपेंड करती है। मान लो हमने डेल्टा ले लिया 0 या 2 पाई, तो क्या होगा, जैसे cos 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी थी 1, और यहाँ पर sin 0 की वैल्यू कितनी 0, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, x बाई ए माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कब जाएगा x बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी, यानी y का इक्वेशन क्या आ गया, b बाई ए इंटू एक्स, यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया। यानी अगर इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो 0 2 पाई इस तरह से है, तो हमें जो लाइट मिलेगी दैट विल बी लीनियरली पोलराइज लाइट। ये डायरेक्ट यहां से निकालने के तरीके होते हैं, तो इस तरह से आपको दिया हो सकता है, तो यहाँ पे आप अलग अलग एंगल्स रख के अलग अलग कंडीशंस निकाल सकते हो। मैंने जो फॉर्मूला शीट दी हुई है उसमें सारे के सारी चीजें लिखी हुई है, तो वहां से आप उसको देख सकते हो। फॉर्मूला शीट अगर नहीं मिली है तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है, इंपॉर्टेंट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट,
ठीक है ना, उसको आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक काम करूंगा, लिंक दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? पक्का 100%? तो मेरे ख्याल से इतना रिवीजन आपके लिए काफी है। पोलराइजेशन में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, आप कोशिश करेंगे। कुछ जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी जो क्वेरी हो उसको सॉल्व कर सकूं। बाकी वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर बताना, ठीक है। और जब आप अपने थॉट्स, अपने जो भी अपनी भावनाएं होती हैं व्यक्त करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे उसी से मोटिवेशन मिलती है। और आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें उन लोगों के साथ में जो जैम के एस्पायरेंट है या फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, ठीक है। ये वीडियोज़ उनको रियली हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लेना, वो लाल वाला बटन को बिल्कुल तहस नहस कर डालना, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग और कुछ ज़्यादा बातें करेंगे। हम लोग एक चैलेंज लेके चल रहे हैं कि 4-5 दिनों में हमें जितना हो सके उतना मेहनत करनी। 5 डेज चैलेंज हैशटैग लेके चलो, आप इस वीडियो को शेयर करो फटाफट फटाफट, हैशटैग 5 डेज चैलेंज, ठीक है। चलो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बस पढ़ाई वढ़ाई करो अच्छे से, खाना वाना ठीक से खाना, क्योंकि बिल्कुल तबीयत नहीं बिगड़नी चाहिए, ठीक। चलो बाय बाय।